नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पॉलुस। रूस के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेरिस की यात्रा की है, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। और इस बीच फ्रांस ने यूक्रेन की सेना को दर्जनों हल्के टैंक और हथियारबंद वाहन देने की घोषणा की है। इससे पहले जर्मनी भी यूक्रेन को मदद करने के लिए ऐलान कर चुका है, जिसके चलते रूस की चिंताएं और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध जारी। रूस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा भारी। यूक्रेन की मदद कर रही अदर कंट्री रूस के लिए बन गई खतरे की घंटी। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। एक छोटे से शहर बाखमुत पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यूक्रेन से उसे छीन नहीं सका। रूसी सैनिक पूरी तरीके से फंस गए हैं। जमीनी युद्ध में रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पलटवार में उन्हें भी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर रूस के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पेरिस की यात्रा की। या उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस बीच फ्रांस ने यूक्रेन की सेना को दर्जनों हल्के टैंक और हथियारबंद वाहन देने की घोषणा की है। अपने संयुक्त बयान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का आह्वान किया है। बयान में कहा गया कि आने वाले हफ्तों में फ्रांस 10 बख्तरबंद वाहनों और AMX 10 RC सहित हल्के टैंकों के साथ कई बटालियनों को प्रशिक्षित और लैस करेगा। पेरिस रूस हमलों के खिलाफ अपनी आबादी की रक्षा के लिए यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं का भी समर्थन करेगा। यूक्रेन के लिए जर्मनी ने किया भारी भरकम पैकेज का ऐलान। 2.7 बिलियन का मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को देगा जर्मनी। वॉर शुरू होने के बाद जर्मनी से सबसे बड़ी सैन्य मदद। जनरल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम मदद को लेकर गंभीर। यूक्रेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का नए सिरे से संकल्प जताया है। मैक्रों ने यह घोषणा रविवार देर रात ज़ेलेंस्की के फ्रांस दौरे पर आने के बाद की। इस बीच ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया और लिखा, पेरिस हर यात्रा के साथ यूक्रेन की रक्षा और आक्रामक क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। यूरोप के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं और रूस पर दबाव बढ़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार दूसरे देशों की यात्रा कर रहे हैं। पेरिस से पहले वो जर्मनी पहुंचे थे, जहां जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बर्लिन पहुंचने पर स्वागत किया था। इस यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूसी आक्रमण से अपने देश की रक्षा में मदद करने, हथियार भेजने और 1 साल से अधिक वक्त से चल रहे विनाशकारी युद्ध से तबाह हुए ढांचों को फिर से बनाने को लेकर जर्मनी के नेताओं से बातचीत की थी। वहीं ज़ेलेंस्की के बर्लिन पहुंचने की पूर्व संध्या पर जर्मनी की सरकार ने यूक्रेन के लिए $3 अरब से अधिक की सैन्य सहायता देने की घोषणा की थी, जिसमें टैंक, विमान विरोधी प्रणालियां और गोला बारूद शामिल है, जिस पर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी का धन्यवाद किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, मैं पूरे पैमाने पर रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से सबसे बड़े सैन्य सहायता पैकेज के लिए जर्मनी को धन्यवाद देता हूँ। जर्मन वायु रक्षा प्रणाली, तोपखाने, टैंक और पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन यूक्रेनी लोगों की जान बचा रही हैं और हमें जीत के करीब ला रही है। जर्मनी एक विश्वसनीय सहयोगी है। साथ मिलकर हम शांति को करीब ला रहे हैं। रूस के अंदर अटैक की तैयारी में यूक्रेन। किसी भी शांति वार्ता से पहले दबाव बनाने की तैयारी। अपनी योजना पर अमल कर चुका है यूक्रेन। यूक्रेन अब इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर अपनी फतह चाहता है। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस के अंदर अटैक की तैयारी कर रहा है। इसके लिए यूक्रेन योजना बनाकर उस पर अभी अमल कर रहा है, ताकि रूस को मात देकर अपनी फतह का झंडा लहरा पाए। इस बीच अब देखना होगा कि आखिर ये युद्ध कब जाकर थमता है और क्या यूक्रेन इस जंग के मैदान में रूस को हरा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो रूस के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा माना जा रहा है। मेजर जनरल पीके सहगल और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। थैंक यू। ये जो अभी पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, क्या माना जाए कि रूस के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, जो बाकी पश्चिम देश जो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और उम्मीद भी है यूक्रेन को कि ऐसे ही मदद मिलती रही तो फिर सफाया जल्दी हो जाएगा रूस का? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि रूस के लिए बहुत जबरदस्त खतरे की घंटी है। रूस के जो सैनिक हैं बड़े पैमाने पर हताहत हो चुके हैं। जी। जो नए सैनिक हैं वो रिजर्विस्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग बड़ी कम है, उनके एमुनेशन कम है, उनके हथियार कम है, उनके पुराने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके पास सही प्रकार का इक्विपमेंट नहीं है, सही प्रकार की क्लोथिंग नहीं है, मोरल लो है, मोटिवेशन लो है। उनके बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, 446 डेज लड़ाई हो चुके हैं और यूक्रेन के ऊपर, बाखमुत के ऊपर 9 महीने से रशिया कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कैप्चर नहीं कर सकता। जी। उसने साफ तौर पे कबूल भी किया कि उसके 2 कमांडर मारे गए हैं। ऐसे समय जेलेंस्की जो है अनेकों यूरोपियन कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने $3 बिलियन की एड की प्रॉमिस किया। उसके बाद फ्रांस गए, फ्रांस में भी कहा बड़े पैमाने पर वो उनको वक्तव्य गाड़ियां और टैंक्स देंगे। जर्मनी जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से सबसे बड़ी मिलिट्री पैकेज का अनाउंस किया, $2.7 बिलियन, जिसके तहत वो उनको कई प्रकार के टैंक्स देगा, वक्तव्य गाड़ियां देगा और एयर डिफेंस मिसाइल देगा। इसके बाद वो ऋषि सुनाक से मिलने जा रहे हैं लंदन में। सुनाक ने पहले प्रॉमिस कर दिया कि बड़े पैमाने पर वो उनको अटैक ड्रोन्स देंगे जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है, फिर वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल देंगे जिनकी रेंज 250 किलोमीटर है। जी। अमेरिका ने जो हिमार्स मिसाइल दी थी उसकी रेंज केवल 80 किलोमीटर थी, अभी 250 किलोमीटर तक जाएगी। यानी रशिया के जो पीछे लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, उनके बैकअप हेडक्वार्टर वगैरह, उनको भी हमला कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन ने प्रॉमिस किया कि रशियन टेरिटरी के अंदर हमला नहीं करेंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको बहुत बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस मिसाइल देंगे रशिया की हवाई काबिलियत को नकारने के लिए। ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूक्रेन की 12 नई ब्रिगेड्स को तैयार किया जा रहा है, जो 6 ब्रिगेड्स पूरी इक्विप हो चुकी है और 6 ब्रिगेड्स के लिए और इक्विपमेंट की इंतजार हो रही है। जैसे ही इक्विपमेंट आ जाता है, ये सोल्जर जो है दे आर वेल ट्रेन्ड, इनका मोरल, इनका मोटिवेशन बहुत ही उच्च दर्जे का है। ये अपने देश की एकता और अखंडता के लिए मरमिटने के लिए तैयार है, जबकि रशिया के सैनिक जो है अपने एकता और अखंडता सवाल नहीं है, वो तो दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मोरल और मोटिवेशन डाउन है। जहाँ तक वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप भी पुल आउट करना चाहता है खुद से, ये कहकर कि रशिया उनको एमुनिशन और आर्म्स सप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन उनको कहा गया कि हर हालत तक वो कुछ दिन और कर जाए, रशिया की पूरी कोशिश होगी उनको हर प्रकार की जरूरत को पूरा किया जाए। लेकिन वास्तव में रशिया वो जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। ऐसे में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जी रशिया के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी है और इनका जो काउंटर ऑफेंसिव है वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। जी। साथ ही साथ फिनलैंड और स्वीडन का नेटो ज्वाइन करने से जो बाल्टिक सी का एक्सेस है वो भी रशिया को काफी से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारत के अगर रुख की बात की जाए सर, तो भारत का रुख इस बीच में क्या कुछ रहने वाला हो सकता है? हम यूक्रेन या फिर रूस, किसकी तरफ झुकाव? क्योंकि हम भारत के लिए दोनों ही देश जो है वो समानांतर हैं, बराबर हैं। भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत जब से 446 डेज पहले जब लड़ाई शुरू है तब से इस लड़ाई में किसी का साथ नहीं था, न्यूट्रल रहा है। लेकिन भारत साफ तौर पर रशिया को कह रहा है कि आज के माहौल में लड़ाई जो है वो किसी भी मसले को हल नहीं करती। और भारत ये भी कह रहा है कि रशिया नहीं है किसी और देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन कर। यानी दूसरे लफ्जों में भारत साफ तौर पे कह रहा है, अनलाइक चाइना, कि हम किसी प्रकार से दोनों के साथ नहीं है, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, चाहते लड़ाई किया जाए और इसका समाधान जो है बातचीत के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से निकाला जाए। जी। फिर चाइना जो है उसकी न्यूट्रलिटी कंप्लीटली प्रो रशियन है और चाइना वो नहीं कर सकेगा युद्ध विराम, इसकी उसको अभिलाषा है।
एक दौर ऐसा आया था, लग रहा था कि मामला रुक जाएगा और दोनों ही देशों के बीच चीजें ठीक हो जाएंगी और ये युद्ध भी रुक जाएगा। लेकिन अब जिस हिसाब से पश्चिमी देश अगर मदद कर रहे हैं और हथियार और वो तमाम सारी जो चीजें मुहैया करा दे रहे हैं यूक्रेन को, तो ये लग रहा है कि अभी और लंबा वॉर चल सकता है। ये वॉर तो बहुत लंबी चलेगी और ये वॉर तभी खत्म होगी जब पुतिन का इधर तख्ता पलटा जाता है या पुतिन को मार दिया जाता है। बड़े ईगोज इन्वॉल्व हैं। पुतिन किसी हालत में हार मानने के लिए, अगर वो हार मान लेते हैं और पुल आउट करते हैं तो वास्तव में अपने देश को क्या शक्ल दिखाएंगे। इतने लोग 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मरवा दिया, कई हजार बख्ताबंद गाड़ियां और टैंक बर्बाद हो गए, 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बर्बाद हो गए, कितना बड़ा असला वजह खत्म हो गया। रशिया एक किस्म से सेकेंड रेट पावर के रूप में उभर रहा है। वो चाइना का सबसर्विएंट बन गया है। चाइना अभी रशिया के ऊपर हामी हो रहा है। ऐसे में वो क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए वो किसी हालत में युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते बिना जीत हासिल किए। तो वो कह रहे हैं हर हालत में वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके जितने भी रिजर्विस्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिजर्विस्ट कंप्लीटली डिमोटिवेटेड है, डिमोरलाइज्ड, कॉज फॉर व्हिच दे फाइट बहुत लो है और सही प्रकार का इक्विपमेंट नहीं है, सही प्रकार का रास्ता नहीं है, सही प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। के बिना किसी भी हालत में कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। सर, सब कुछ बर्बाद करने की स्थिति में रूस खड़ा हो गया यूक्रेन में, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके रूस के आगे, और आज ये स्थिति है कि जेलेंस्की लगातार जा रहे हैं, बाकी मुल्कों से मदद भी मांग रहे हैं और उन्हें मदद मिल भी रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया जो है उसकी मदद कोई नहीं करता। कुछ देश उसकी मदद कर रहे हैं। ईरान जो है ड्रोन दे रहा है, टर्की है कुछ ड्रोन दे रहा है, फिर कजाकिस्तान दे रहा है, और साउथ चाइना का ताल्लुक है। चाइना अपने साथ कमर्शियली उनको ड्रोन दे रहा है, लेकिन ओपनली किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता। अगर सहायता करेगा तो बड़े पैमाने पर उसके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगी, जो किसी हालत में वो नहीं चाहता कि इस समय उसके ऊपर लगाई जाए। ऐसे में साफ तौर पे रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, और यूक्रेन के लिए मुझे साफ तौर पर नजर आता है पोटेंशियल विक्ट्री साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन रशिया इतनी बड़ी गिरोह करेगा तो हर प्रकार की उसकी जो लास्ट मिसाइल है, कंजूस मिसाइल जो है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो उससे पिछले कई महीनों में विंटर ऑफेंसिव जो था, विंटर ऑफेंसिव कम्प्लीटली फेल हो गया। उन्होंने 1 इंच भी एक्स्ट्रा टेरिटरी जरूरत कर सके, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो बाखमुत पे जीत रहे हैं, लेकिन यूक्रेन साफ तौर पे कह रहे हैं यूक्रेनी फोर्सेस जो है एडवांस कर रही है। लेकिन देयर इज अ फॉग ऑफ वॉर। कौन क्या बोल रहा है, इसकी इंडिपेंडेंट कोई भी मुक्ति नहीं हो रही। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है सुषमा जी जेलेंस्की दुनिया में घूम रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जेलेंस्की और यूक्रेन की जीत हो रही है। जी, इस हालात के बीच सर अगर अमेरिका की भूमिका की बात की जाए तो अमेरिका की भूमिका को किस तरह से आप देख रहे हैं? अमेरिका ने तो साफ तौर पे कह दिया कि यूक्रेन को बाइपोलर सपोर्ट है। अगर कल बाइडेन हार भी जाते हैं और दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं रिपब्लिक के, तो यूक्रेन के सपोर्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और रशिया की कोशिश थी कि एक किस्म से वेस्टर्न नेशंस को, खास करके अमेरिका को फिटिंग किया जाए। अगर युद्ध लंबा चला जाए तो शायद अमेरिका की पब्लिक जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर आश्वासन दिया कि जितनी मर्जी लंबी लड़ाई चले, किसी माफिक नेटो की कंट्री ने जितनी मर्जी लड़ाई करे, वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने ही पूरे नेटो को इकट्ठा कर दिया है। नेटो तितर बितर हो रहा था, इकट्ठा कर दिया। यूरोपियन यूनिटी को दोबारा कायम कर दिया। यूरोपियन यूनिटी काफी ज्यादा एक किस्म से उसमें दरार आ रही थी, लेकिन यूक्रेन की युद्ध ने यूरोपियन नेशन को इकट्ठा कर दिया है। तो जितने भी बाल्टिक स्टेट्स थे, जिसमें फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, वो सारे के सारे भी बड़े सॉलिडली एब्सोल्युटली नेटो और यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन को इस समय 31 नेटो नेशंस के अलावा 50 देश हैं जिनसे हर प्रकार का मॉरल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। और रशिया को सिवाय 4-5 कंट्रीज को छोड़ के किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। रशिया साफ तौर पर इस लड़ाई में अलग पड़ रहा है। तो सब एक्सेप्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को निगाह में रखते हुए आप
किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को हमला नहीं कर सकते। जी। और एक सोवियत, एक क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर अपने ही नेबर के ऊपर इस माफी की कार्रवाई करें, ये तो एक किस्म से बहुत ही अजीबोगरीब बात है और इसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी। और साथ साथ वो कह रहे हैं यूक्रेन जो है बहुत बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, और अगर वास्तव में यूक्रेन के ऊपर रशिया हामी हो जाता है, जी, बाकी जो इस माफी के जैसे लोग हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, वो और चाइना के जीपेंग है, इनका हौसला बहुत बढ़ेगा और ये अनेकों को कार्रवाइयां कर सकते हैं जो दुनिया के के और विश्व के हित में नहीं है, खास करके डेमोक्रेसी के। जी सर, विकल्प क्या रूस के पास है, क्योंकि पीछे हटने को रूस तैयार नहीं है और एक का एक जो चढ़ाई की बात हो रही है वो भी उसके लिए सक्षम नहीं है, अब तैयार नहीं है। विकल्प क्या है? क्या बाकी मुल्क मिलकर रूस को या रूस के जो पुतिन को समझा पाएंगे? देखो, पुतिन जो है उनकी मेंटल स्थिति इस समय ऐसी है तो किसी भी हाथ में कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। वो तो चाहते हैं कि उनको कोई फेस सेविंग डिवाइस दिया जाए, और ना तो नेटो फेस सेविंग डिवाइस देने के लिए तैयार है, ना अमेरिका, ना यूक्रेन। फेस सेविंग डिवाइस क्या है कि कम से कम यूक्रेन कम से कम एट द वेरी मिनिमम एक्सेप्ट करने की क्रिमिया जो है, जो 2014 में ऑक्यूपाई किया था, वो रशिया का हिस्सा है। यूक्रेन किसी हाथ में मानेगा नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं 4 प्रोविंसेस है यूक्रेन की, 25% टेरिटरी यूक्रेन की कैप्चर की हुई है, उन्होंने एक बोगस रेफरेंडम करके कह दिया कि रशिया का हिस्सा बन गए, उनको मान ले। लेकिन किसी हालत में यूक्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर यूक्रेन लड़ाई हार जाता है, समझ लो, या जब उसका ऑफेंसिव होने वाला है, उसको ऑफेंसिव सक्सेसफुल नहीं होता, तो हो सकता है कि कुछ हद तक नेटो या वेस्टर्न नेशन उसको प्रेशराइज कर सकते हैं कि लड़ाई को रोकने के लिए कुछ टेरिटोरियल कंसेशन दी जाए रशिया को। लेकिन जब तक रशिया को टेरिटोरियल कंसेशन नहीं दिए जाते, फेस सेविंग डिवाइस नहीं दी जाती, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। और ये युद्ध रुकेगा तभी जब पुतिन को यूक्रेन की सर रणनीति, चाहे यूक्रेन की रणनीति अब चाहे किसी भी तरह की रही हो, घुटने नहीं यूक्रेन ने टेके हो, लेकिन यूक्रेन का जो रुख था वो गरम नहीं दिखा, वो नरम ही दिखा, जबकि रूस का जो रुख है वो पहले दिन से ही गरम है और आज भी वही मिजाज है। वही मिजाज, वही गरम जोशी, लेकिन ग्राउंड पर तो उसका कोई असर नहीं नजर आ रहा। अगर आप देखो, पिछले विंटर ऑफेंसिव में रशिया ने 1 इंच भी एक्स्ट्रा जमीन दी ऑक्यूपाई कर सके, खेरसोन में और बहुत ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन में, दोनों में उसकी हार हुई है, दोनों में पीछे हटे हैं। एक बाखमुत जो है, जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने पूरे दम लगा दिया है, पूरी रशिया की सैनिक झोंक दी है, पूरे हवाई सेना झोंक दी है। 9 महीने हो गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कबूल किया पहली बारी, उनके 2 बड़े कमांडर मारे गए, और साथ में कहा कि अभी उनकी फोर्सेस और आगे बढ़ रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा कि रशियन की फोर्सेस को पीछे धकेला जा रहा है जी। तो ये फॉग ऑफ वॉर है, लेकिन साफ तौर पर दिखता है कि यूक्रेन की गर्मजोशी बढ़ रही है। कोई नरमी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को तैयारी कर रहा था। उसको जो वेपन्स है, पहले रशियन वेपन्स थे जो आपको ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से मिल रहे थे, अभी सारे के सारे लेटेस्ट वेस्टर्न के वेपन्स है। उसके लिए उसके ट्रेनिंग देने के लिए तैयार थे। 6 ब्रिगेड को तैयार किया गया यूरोप के अंदर में और अमेरिका के अंदर, वो तैयार होकर अभी वापस आनी शुरू हो गई है, और 6 और ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है, जिनकी ट्रेनिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और उसी को निगाह में रखते हुए यूक्रेन कह रहे हैं हम अपने ऑफेंसिव को थोड़ा रोक लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम प्रीमेच्योरली कुछ ऐसे कार्रवाई करें जिसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सके, क्योंकि रशिया उस ऑफेंसिव को बर्बाद करने के लिए सब कुछ झोंक देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी टाइमिंग और उसका सरप्राइज। रशिया की बड़ी कोशिश की जा रही है कि पता लगाए कि कब हमला होगा और किस जगह पर होगा। क्या वो सदर्न यूक्रेन में होगा, ईस्टर्न यूक्रेन में होगा, ऑल अलोंग द फ्रंट होगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद उनको कुछ पता नहीं लग रहा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन छोटी फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह से काउंटर करके आगे आहिस्ते आगे भेज रहा है। लेकिन रशिया की तमाम रिकॉनेसेंस के बाद, तमाम सर्वेलेंस के बाद, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद में उनको समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में यूक्रेन का ऑफेंसिव कब और कहां आएगा। जी सर, ये दोनों कंट्रियों के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है, इसका ग्लोबल इंडेक्स पर असर शुरू से ही देखने को मिल रहा है। अगर हालात और इसी तरह के रहते हैं, और आपने बताया कि ये लड़ाई तो बहुत लंबी चल सकती है,
और यूक्रेन को अगर मदद मिलती रही पश्चिमी देशों से तो ये बहुत गंभीर हालात हो जाएंगे। तो बाकी दुनिया भर के देशों पर और ख़ासतौर पर भारत पर भी इसका फिर से बड़ा असर पड़ सकता है। देखो बाकी देशों के ऊपर भारत के ऊपर इसका असर तो पड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर कॉस्ट महंगी हो गई है। ऑयल एंड गैस जो है फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा रेट पर मिलता है हमारे रशिया से, और उसको हम अपनी जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। उसको रिफाइन करके हम यूरोप को बेच रहे हैं, अमेरिका को बेच रहे हैं, जिससे वास्तव में हिंदुस्तान में लैंडेड कॉस्ट पहले से भी कम है। इसको निगाह में रखते हुए आप देखो कि इलेक्शन को आना 2024 में हिंदुस्तान की सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल गैस और कुकिंग गैस की कीमतों में कमी लाने जा रही है। फिर दुनिया में जो फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर फर्टिलाइजर की कमी की वजह से उसको बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है। फिर जितने भी अफ्रीका के नेशंस हैं जो क्रिटिकली डिपेंडेंट थे रशियन और यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उधर उनको बड़ा पड़ा। सप्लाई चेन में जबरदस्त डिसरप्शन हुई है। नई सप्लाई चेन अभी तक कायम नहीं हुई जी। ऐसे में और फिर फाइनेंशियली जो है काफी से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रशिया जो हिंदुस्तान को दे रहा है, अभी वो रुपी ट्रेड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे क्योंकि रुपी रूबल रेट है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। और रशिया को पेमेंट में फिर जहाँ से रशिया का इंपोर्ट है, क्योंकि आप इतने बड़े पैमाने पर भी ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर रहे हो, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत जबरदस्त इम्बैलेंस हो गया है। 90% वो रशिया के फेवर में है, जो हमारे लॉन्ग टर्म हित में नहीं है। बिल्कुल उसी माफ हो रहा है जैसे चाइना और इंडिया का है। इंडिया चाइना का बहुत जबरदस्त जो बैलेंस है वो चाइना के हित में, इसी माफी बैलेंस जो है वो रशिया के साथ। बिल्कुल, तो ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम। लेकिन हिंदुस्तान एक इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मिलिटरी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। और जितनी लड़ाई की लंबी चले हिंदुस्तान की आवाज और बेहतर तरीके से सुनी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो एक स्टेटसमैन के रूप में उभरे हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो वास्तव में यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी उनकी बातचीत सुनने के लिए तैयार है, रशिया के प्रेसिडेंट भी उनकी बातचीत सुनने के लिए तैयार है। बिहाइंड द सीन्स हिंदुस्तान बैकडोर बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जाए। बिल्कुल, लेकिन जब तक कुछ समझौता नहीं हो जाता वो पहल नहीं करेंगे जी की तरह कि अनाउंस कर देंगे 12 प्लान प्रपोजल जी, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, यूक्रेन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो खतरे की घंटी रूस पर है उसका असर तो रूस पर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पश्चिमी देश मदद भी कर रहे हैं यूक्रेन की, उससे बाकी मुल्कों में भी स्थिति गंभीर हो सकती है, खासतौर पर भारत में, क्योंकि ज़्यादा आयात और निर्यात की अगर स्थिति बनती है तो रसिया से हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और उस सप्लाई चेन पर ब्रेक लग सकती है जब हालात बद से बदतर होंगे। और जब इस तरह की सर चीज़ें होती हैं, बहुत संक्षेप में एक छोटी सी टिप्पणी, तब जाहिर सी बात है जब हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उन लोगों को भी ये भरोसा हो जाता है कि हम अगर सप्लाई चेन रोक देंगे या किसी भी दबाव के कारण कह लीजिए, या भारत आज अपने आप में इतना सक्षम हो चुका है, तब भी उन लोगों को ये उम्मीद तो रही होगी रसिया को कि भारत कुछ न कुछ मदद तो हमारी करेगा ही विकट स्थिति में। देखो भारत की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमारा 60 to 70% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का वो रशियन ओरिजिन का है। हमारे को स्पेयर पार्ट्स में बहुत जबरदस्त समस्या हो रही है, क्योंकि रशिया आज वो स्पेयर पार्ट्स उसको अपने देश के लिए, अपने फोर्सेस के लिए चाहिए। बिल्कुल, और वो बाकी देशों जो उसके ऊपर डिपेंडेंट उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा। किसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान जो बड़े पैमाने पे आत्मनिर्भर भारत को छाल रहा है और कोशिश कर रहा है कि यही स्पेयर पार्ट जो है ईस्टर्न यूरोप के माध्यम से, इजराइल के माध्यम से, बाकी देशों के माध्यम से हमको मिले। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे और देश हैं जिनके पास भी रशियन इक्विपमेंट है, हम उनसे स्पेयर पार्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक हमारा S-400 का था, S-400 इस साल के अंत तक पूरे 5 स्क्वाड्रन हो जाने चाहिए जी, लेकिन रशिया ने साफ तौर पर कह दिया कि 3 स्क्वाड्रन तो हमको दे चुका है, लेकिन बाकी 2 स्क्वाड्रन में बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय रशिया को खुद ये तमाम वेपन सिस्टम चाहिए। यानी कुल मिलाकर के भारत के लिए भी दुविधा भरी स्थिति ही है जब तक ये पूरा घटनाक्रम शांत नहीं हो जाता तब तक। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका। इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।